जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर बाबू यूट्यूब चैनल है। मैं मुजम्मिल हसन और आप देख रहे हैं मास्टर बाबू। आज हम लोग 25 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक का सेट लगाएंगे, जिसमें से आपको स्कोर करना होगा कम से कम 20 प्लस। क्योंकि एक क्वेश्चन जो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही ईजी टाइप का ईजी लेवल का है। और ये आपको हेल्प करेगा बीएड और डीएलएड किसी भी एंट्रांस एग्जाम के लिए, इसके साथ साथ किसी भी टेट एग्जाम में आपके हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। कोई सुझाव देना है तो सुझाव दीजिए। और इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम के लिंक से आप जा कर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको करना होगा, डिस्क्रिप्शन खोलना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आपको चैनल में चले जाएगा और चैनल को जाकर के वहाँ ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पीडीएफ रहेगा, बहुत सारा पीडीएफ, इसके पहले ही बहुत सारे क्लास हो चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले तीन चार क्लास हो चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक से आपका बीएड का एंट्रांस, बिहार बीएड का एंट्रांस नहीं होता है। 25 क्वेश्चन का सेट चलता रहेगा, जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को जोड़ लीजिए इससे, जिसके पास आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। बिना देरी किए इसको करते हैं। 25 क्वेश्चन को 25 मिनट के अंदर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 55 नंबर। देखिए, जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल जो है, इसको हम लोग पेडागोजी भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। वही इन्वायरमेंट, वही माहौल देता है, उसी को हम लोग पेडागोजी कहते हैं। और कुछ फैक्ट क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि आप कौन सा कमीशन आया, कब आया है, एजुकेशन पे कौन सा रिकमेंडेशन हुआ है, उसके लिए हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 55 नंबर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ चला गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2009 में शुरू किया गया था इसको। हम लोग शुरू करते हैं टीचिंग लर्निंग इन एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 55, पाठ्यक्रम का सही अर्थ है, यानी कि सिलेबस का सही अर्थ है पाठ्यक्रम संबंधित सभी गतिविधियों का संग्रह, बी उन सभी अनुभूतियों का संग्रह जो विद्यालय चाहता है बच्चे आत्मसात करें, सी सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों का संग्रह, डी उन अध्ययन सामग्रियों का संग्रह जिन्हें कंठस्थ कर छात्र अपनी कक्षाओं में पास कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पाठ्यक्रम संबंधी सभी गतिविधियों का संग्रह तो होता ही है, साथ साथ ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें क्या है, आत्मसात करना यानी कि एक नेगेटिव वर्ड हो गया। इसके साथ कंठस्थ करना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए और बी और सी ऐसे छट गया। देखिए, सिलेबस का मतलब क्या होता है, जितना भी अनिवार्य सब्जेक्ट हैं और सब वैकल्पिक सब्जेक्ट हैं, सबको एक साथ हम लोग ऐड करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 56 नंबर का सही होगा। 57 कुछ छात्र विद्यालय में चुपचाप भाग जाते हैं। कुछ छात्र जो होते हैं विद्यालय से चुपचाप भाग जाते हैं। ऐसे छात्रों की इस आदत को रोक लगाने के लिए आप क्या करेंगे? यानी कि जो स्कूल ऐसे छोड़ देते हैं, भाग के चले आते हैं, बीच में ही क्लास को बंक करते हैं, स्कूल बंक करते हैं, उनको लिए आप क्या करेंगे? यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे विद्यालय क्यों भागते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनकी विद्यालय से भागने की इस आदत की सूचना प्रधानाचार्य यानी प्रधान अध्यापक को देंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे बच्चों के अभिभावकों को उनकी इस आदत की सूचना देंगे। या डी, कक्षा शिक्षण को और अधिक रुचिकर बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारण जानेंगे। हम लोग क्या करेंगे? कारण जानेंगे।
कारण जानने के बाद ही निवारण करेंगे। देखिए प्रधानाचार्य आपको सूचना देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आप क्लास टीचर है तो आपको क्लास के बारे में जानना चाहिए, इसलिए प्रधानाचार्य आपका करिकुलम का डिजाइन करेगा, आपको क्लास में आकर के बच्चों को ये नहीं देखेगा, बच्चों को नहीं देखेगा कौन भाग रहे हैं। अभिभावक को सूचना देंगे, क्या पता अभिभावक ही बुलाते होंगे काम करने के लिए। रुचिकर बनाएंगे तो रुचिकर बनाएंगे तो रहेंगे, लेकिन अगर उनको कोई ज़रूरी काम पड़ जाता होगा, मान लीजिए गरीब होंगे, गरीब घर के बच्चे होंगे जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, तो वो बीच में काम करने के लिए भाग जाएंगे। इसलिए आप सबसे अच्छा क्या होगा, उनका कारण जानेंगे, आखिर कारण क्या है और क्यों भागते हैं। जिस क्वेश्चन में आपका कारण जानने की कोशिश करे सब ऑप्शन, तो उस ऑप्शन को बिना सोचे समझे टिक कर देना है, वो ऑप्शन सही होगा। ये आप किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, कारण जानना। ठीक है। 57 के बाद 58, रटने की आदत के परिणाम स्वरूप क्या हानि होती है, यानी कि जो रटंत विद्या जानते हैं जो स्टूडेंट, उनको क्या हानि हो सकती है। बुद्धि भोथरी हो जाएगी, यानी कि बुद्धि काम करना बंद हो जाएगा। छात्र, ऑप्शन नंबर बी, छात्र पाठ्यक्रम के परे कुछ भी और पढ़ने की रुचि नहीं लेते हैं। सी, विशुद्ध चिंतन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। डी, सही ढंग से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्र पाठ्यक्रम के परे कुछ भी पढ़ने की रुचि नहीं देगा। देखिए जो रटने के होगा ना, रटने के आदी हो जाएगा, वो उसको बस यही लगेगा कुछ चलो क्वेश्चन मिल गया, 5 क्वेश्चन आज का सर लिखवा दिए, इसको रट लेना है, इसके ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है। इसके वजह से उनको क्या होगा, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो जाएगा। इसके अलावा उनका चिंतन शक्ति जो होगा डेवलप नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये जो है सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 59 प्रभावकारी एवं अस्थायी अधिगम हेतु एक शिक्षार्थी के पास होना चाहिए। प्रभावकारी यानी कि इफेक्टिव होना चाहिए और हमेशा के लिए जो समझ जाए उसे स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए। सिर्फ सीखने की योग्यता, सिर्फ अभिप्रेरण की अपेक्षित स्तर, सिर्फ सीखने के अवसर, योग्यता एवं अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। देखिए सिर्फ जो वर्ड है ये तीनों में दिया गया सिर्फ वर्ड, ये क्या होगा, नेगेटिव वर्ड हो गया। इसको आप नेगेटिव को ऐसे ही छांट लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। नेगेटिव और पॉजिटिव से आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको समझ में नहीं अभी आता होगा, उसको ही बना सकते हैं। 60 कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, यानी कि जो टीचर में जो टीचिंग में जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको एक किसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाएंगे, आप जो डिलीवर कर रहे हैं मटेरियल उसको किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, तकनीकी केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित। वो कैसे, क्योंकि आजकल का एजुकेशन जो कह रहा है, जो रिकमेंडेशन अभी आया है 2005 में आया था, नेशनल करिकुलम एजुकेशन 2005, उसमें क्या गया था कि बाल केंद्रित शिक्षा देना चाहिए। ठीक है। तकनीक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित आप रखेंगे। पहले शिक्षक केंद्रित होता था जिसमें शिक्षक खड़ा होकर के सिर्फ लेक्चर देते रहते थे, जैसे गुरुकुल एजुकेशन में वो होता था शिक्षक केंद्रित। लेकिन आजकल क्या होता है, छात्र केंद्रित। छात्र को जिस तरह से पढ़ना है उसी तरह से आप पढ़ाएंगे। ठीक है। अब 61 निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, यानी कि पाठ्यक्रम का घटक कौन नहीं है सिलेबस। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण, बी अनुभव, सी उद्देश्य और डी विषय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिक्षण। ठीक है। ये नहीं वर्ड है, इसको आपको हाईलाइट करके हमेशा रखना है। अब देखना है विषय, उद्देश्य और अनुभव के हिसाब अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करने के लेसन प्लान तैयार करते हैं, और लेसन प्लान तैयार करने के बाद हम लोग अनुभव को देखने के बाद उद्देश्य देखते हैं, और उद्देश्य तो देखते हैं, इसके साथ साथ आप किस सब्जेक्ट में आप डिलीवर कर रहे हैं वो तो देखते हैं। तो ये तीन जो होगा एक कैटेगरी का है, और जो ए है वो अलग है, शिक्षण, यानी कि शिक्षण के अंदर ये तीनों आ जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 प्रभावकारी शिक्षण निर्भर करता है, प्रभाव की इफेक्टिव जो टीचिंग है वो किस पर डिपेंड करता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर, बी शिक्षक की ईमानदारी पर, सी शिक्षक द्वारा छात्रों को सीखने एवं समझने पर, डी शिक्षक
के शिक्षण कार्य में रुचि पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 62 डी। देखिए किस तरह से, ये ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, लेकिन डी क्यों होगा? शिक्षक को अगर टीचिंग में मन नहीं रहेगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो लेसन प्लान अच्छी तरह नहीं तैयार करेगा, बच्चों को मोटिवेट नहीं करेगा, क्लास में डिसिप्लिन नहीं रखेगा, टीचर जो का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं उसमें डिलीवर करेगा, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। इसलिए सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए? उसको इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाने में। अगर पढ़ाने में मन ही नहीं लगा तो फिर पढ़ाने कोई फ़ायदा नहीं और सीखेंगे ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों के किस योग्यता की जांच करते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता की जांच करते हैं? सही उत्तर को स्मरण करने की, सही उत्तर बनाने में, सही उत्तर की व्याख्या करने की, सही उत्तर पहचानने की। देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में एक चूज करना होगा, तो उसमें क्या करना होगा? आपको पहचानना ही होता है ना, तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 64 एक शिक्षक सदैव अपने छात्रों की एक विषय क्षेत्र में अर्जित ज्ञान को अन्य विषय क्षेत्रों के ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है। यह किसके बढ़ावा देता है? यानी कि एक टीचर है जो स्टूडेंट पहले से जो कुछ सीख लिए हैं कोई भी सब्जेक्ट में या इसी सब्जेक्ट में, उसे क्या कहते हैं? एक नए सिरे से जोड़ता है, यानी कि एक नए टॉपिक में जोड़ता है, एक नए सब्जेक्ट में जोड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं? पुनर्बलन को बढ़ावा देता है, या सहसंबंध एवं ज्ञान के स्थानांतरण को, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, या छात्र के स्वायत्तता को। देखिए एक सब्जेक्ट से आप जो नॉलेज अर्जित करते हैं उसको दूसरे सब्जेक्ट में जोड़ना क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वही हो गया, सहसंबंध एवं ज्ञान का स्थानांतरण को ही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये आपको वीडियो में पढ़ने में मिलेगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के इंपॉर्टेंस, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का इंपॉर्टेंस होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे एक दूसरे से बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी आप हर सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा, हिंदी से ही क्योंकि एक लैंग्वेज है। इसके अलावा आपको साइंस भी सब सब्जेक्ट से मिलेगा। जैसे ज्योग्राफी को साइंस से जोड़ दिया जाएगा, ज्योग्राफी को मैथ से भी जोड़ दिया जाएगा, मैथ्स को फिजिक्स से भी जोड़ दिया जाता है, केमिकल केमिस्ट्री भी जोड़ दिया जाता है। इसीलिए एक दूसरे से ये रिलेटेड होता है, उसी को कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 65 एक शिक्षक अपने छात्र को कई समूह गतिविधियों जैसे समूह चर्चा, समूह प्रोजेक्ट, रोल प्ले इत्यादि में व्यस्त रखता है। यह अधिगम के किस आयाम पर विशेष बल डालता है? ऑप्शन नंबर ए है, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, या भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रायोगिक आधारित अधिगम। तो 65 क्या करता है? एक टीचर अब बच्चों को देता है कि तुम समूह में चर्चा करो, एक दूसरे से डिबेट करो और निर्णय निकालो। प्रोजेक्ट देता है कि जाओ तुम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करो। रोल प्ले देता है कि आप एक रोल प्ले में क्या होता है कि एक टॉपिक, कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा, सबको अलग अलग टॉपिक बांट दिया जाएगा, उस पर अपना वो क्या करेगा? अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। तो इसे क्या कहता है? एक सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ती है, एक दूसरे के बीच कोरिलेशन बढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंसर। एक सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम कराता है वो, और यही होता है प्रोजेक्ट मेथड से। और एक दूसरे से डिबेट कराइएगा तो उन दूसरों के बीच क्या हो जाएगा? इखलाक, यानी कि अच्छे आदतों का डेवलपमेंट होगा। एक दूसरे से कभी गुस्सा नहीं करेंगे, तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। 66 एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को किसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को किसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए? लैंगिक समानता, सामाजिक जिम्मेदारी, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह इसको कहते हैं हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धता कहते हैं। तो एक अच्छा पाठ्य पुस्तक होता है रूढ़िबद्धता नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि कोई भी पाठ्य पुस्तक यानी कि कोई भी सब बुक्स है
उस बुक में क्या होता है कि लड़कों के बारे में दिया रहता है, लड़कियों के बारे में दिया जाता है, सब धर्म के बारे में दिया जाता है। किसी धर्म को अगर अगर कुछ धर्म को जोड़ना है तो एक तो एजुकेशन में धर्म नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन अगर जोड़ भी दिया जाता है तो उसमें आपको देखेंगे खालिद का भी नाम रहता है और श्याम का भी नाम रहता है कोई भी क्वेश्चन में। इसलिए क्या करता है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं देता है। और ये आप जो नहीं वर्ड है ना इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत करता है और ये गलत है, इसलिए सी नंबर सही है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों एवं भौतिक गतिविधियों का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि वे, यानी कि एक टीचर है वो श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करता है, टीचिंग एड्स का, जो भौतिक गतिविधि यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का यूज़ करता है। वे क्यों करता है? इससे क्या होता है उसको? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को आराम पहुंचाते हैं, यानी कि जो यूज हुए वो इससे टीचर को आराम होता है। या बी नंबर हो गया, प्रभावकारी मूल्यांकन को सुगम बनाते हैं, उब से बचते हैं, या अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग एवं अधिगम में वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में सारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आराम तो टीचर को आराम करना नहीं है तो काट देना। इसे प्रभावकारी मूल्यांकन उससे हमको लगता है आप अभी टीचिंग कर रहे हैं तो मूल्यांकन तो आ ही नहीं सकता है। उब से बचते हैं आप, अगर अब ये सब निगेटिव वर्ड है, ये सब निगेटिव है इसलिए छट गया। और पॉजिटिव देखिए अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे तो ज्ञानेंद्रिय यूज होंगे ही अधिगम में वृद्धि होगी। ठीक है, इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्राव्य सहायक सामग्री का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। श्रवण शक्ति में क्षय के कारण बच्चों को कक्षा में जिस मुख्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह, यानी कि एक है जो बच्चा है जो सुन नहीं सकता है, उसके अंदर क्या क्लास में उसको प्रॉब्लम होती है? ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ सूचना संप्रेषण, यानी कि सूचना संप्रेषण अथवा साझा करने में अयोग्यता, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने में उसको कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ परीक्षा देने की योग्यता, यानी कि दूसरों के साथ परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम देने में, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में की अयोग्यता, खेल कूद के भाग लेने की अयोग्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरे के साथ क्या होता है, अगर सुन ही नहीं पाएगा तो वो दूसरे की बात को सुनेगा नहीं, और एक जब सुनेगा ही नहीं तो उसके बात को क्या करेगा, बता भी नहीं सकता है, तो क्या संप्रेषण में उसको दिक्कत होती है। देखिए खेल कूद की भावना में दिक्कत नहीं होगा तो उसके कान से क्या लेना है देना है, खेल कूद में फिजिकल एक्टिविटी करना, उसमें दूसरे के साथ परीक्षा देने में, एग्जाम में आप दूसरे से कुछ तो पूछते नहीं हैं। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में कान का जरूरत नहीं होता है, आँख का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और मुँह का, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 69, शिक्षक छात्र संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत अनौपचारिक तथा निकट। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा तक सीमित। ऑप्शन सी, सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण। ऑप्शन डी, उदासीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण, एक टीचर और स्टूडेंट का क्या होता है, रिलेशनशिप सम्मानपूर्ण होता है, क्योंकि टीचर जो होता है वो आइकन होता है स्टूडेंट के लिए, एज ए रोल मॉडल होता है। जैसा टीचर करेंगे वैसा ही स्टूडेंट करेगा, और जब दोनों एक दूसरे की तरह कहेंगे तो उनके पीछे क्या होगा, एक अच्छे टेम्परामेंट का डेवलप होगा, एक दूसरे के डिसिप्लिन में एक दूसरे के सम्मानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये तो। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में आपकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो प्रथम पीढ़ी के में विद्यालय जाने वाले हैं, ऐसे परिस्थिति में आप क्या करते हैं? इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आप एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं, यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल में हैं, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो उनके पहले के गार्जियन, जो उनके घर वाले हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी स्कूलिंग नहीं किए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे उस बच्चों के लिए? ऑप्शन नंबर ए, अभिभावकों को बुलाकर उन्हें उनके बच्चों को ट्यूशन में पंजीकरण करवाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें कक्षा की गतिविधियों में एवं गृह कार्य में सही प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे। सी, उन्हें उत्तर को कंठस्थ करके
5 बार नोटबुक पर लिखने का गृह कार्य देंगे। डी, उन बच्चों को कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और उन्हें अपने अभिभावकों के कार्य में हाथ बढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अभिभावकों को बुला, अगर पढ़ने उसके गार्जियन कभी पढ़े नहीं है तो उसको बुलाकर आप ट्यूशन में पंजीकरण करने के लिए बोलेंगे। ट्यूशन का पंजीकरण यानी कि ट्यूशन देना एक गलत होता है एजुकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि आप ट्यूशन नहीं खोल सकते हैं और एक टीचर होने के साथ साथ आप ट्यूशन खोल नहीं सकते हैं और किसी को ट्यूशन करने के लिए बोल भी नहीं सकते हैं, आपको स्कूल में ही पढ़ाना है। इसके अलावा कंठस्थ करना नेगेटिव वर्ड है। 5 बार नोटबुक में लिखना, कंठस्थ करना, ये गलत बात है, ठीक है। कोई बच्चा सीख नहीं सकता है, ये भी कहना गलत बात है, ठीक है। उसके अंदर क्षमता नहीं है सीखने की, ये भी बात गलत है। पॉजिटिव क्या है? उन्हें कक्षा की गतिविधियों यानी क्लास में जो एक्टिविटी है क्लास वर्क, उसमें आप हेल्प करेंगे और जो गृह कार्य दिया गया है सही प्रकार का सहायता करेंगे। जब आप उसको हेल्प करेंगे तो वो बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए क्या होता है कि एक क्लास में अगर स्लो लर्नर है और फास्ट लर्नर है, यानी कि जो रैपिड बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं और एक बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो क्या कहा जाता है कि आप क्या करेंगे, यानी कि स्लो लर्नर को फास्ट करेंगे या फास्ट लर्नर को स्लो करेंगे। तो ऑब्वियसली आप स्लो लर्नर को फास्ट करेंगे, लेकिन स्लो लर्नर को फास्ट किस तरह से करेंगे? जब क्लास और स्कूल ख़त्म हो जाए उसके बाद आप स्लो लर्नर को क्लास देंगे और तभी वो जा कर के स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर दोनों एक लेवल पर आ जाएंगे, तब उनको आगे तरफ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, एक प्रभावकारी शिक्षण सहायक प्रणाली एक प्रभावकारी शिक्षण सहायक प्रणाली है। रंगीन एवं देखने के में अच्छी होती है, सभी मानव शक्तियों को सक्रिय बना देती है, सभी छात्रों को दिखाई देती है, निर्माण एवं उपयोग में सरल होती है। 71 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रंगीन एवं देखने में अच्छी तो होगी ही, सभी छात्रों को दिखाई देगी। आप कोई भी टीचिंग एड्स बनाएंगे तो सभी स्टूडेंट को दिखाई देगा ही। निर्माण में उपयोगी में सरल, ये बात नहीं है। आप टीचिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप निर्माण में और बनाने में आसान हो और उसको डिलीवर करने में भी आसान हो, ये ज़रूर नहीं है। बस आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देख करके आप पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी मानवीय शक्तियों को सक्रिय कर देता है, यानी कि एक्टिव कर दे, वैसे आप टीचिंग एड्स का यूज करेंगे स्कूल में। यही राइट ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि 5 स्टेप दिया गया, 5 किस स्टेप से पढ़ाया जाता है इस क्लास में, आप उसको करना है। इसमें कॉमन सेंस लगाकर आप खुद बता सकते हैं, वैसे आपको बीएड में पढ़ने को मिलेगा ही है। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बी है मूल्यांकन। सी पुनः शिक्षण। 4 उद्देश्यों का निर्माण करना। 5 अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो इसको क्या करना है? इसको सीरियल लगाना है। किस तरह से करते हैं? तो देखिए, इसको सीरियल किस तरह से लगाएंगे हम लोग पहले क्या करते हैं? पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान की जानकारी देते हैं, नहीं, अधिगम सामग्री का प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? उद्देश्यों का निर्माण करेंगे, यानी कि हम लोग को जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उनका उसमें उद्देश्य देखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है पहले। तो फर्स्ट में आ जाएगा उद्देश्य, यानी कि ये, ठीक है। उसके बाद अब जब उद्देश्य हो जाएगा, मान लीजिए हमें मैथ पढ़ाना है, मैथ में कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कुछ भी, या साइंस में ले लीजिए, पदार्थ ले लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है। तो आप पदार्थ ले लेंगे, उसके बाद आप पदार्थ के बारे में बताएंगे। बच्चों को कुछ तो मालूमात होगी पहले से, तो फिर उसको लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उद्देश्य का निर्माण कर लिए। फर्स्ट में वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे? अधिगम सहायक सामग्री का यूज करेंगे और अधिगम सहायक सामग्री का यूज कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ यूज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? आप पढ़ा लेंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? आप मूल्यांकन करेंगे कि आप जो पढ़ाया वो क्या होगा, यानी कि वहीं पर टॉपिक पे असेसमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 3 5 भी हो गया, 4 3 5 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 नंबर मूल्यांकन कर लेंगे और मूल्यांकन करने के बाद देखेंगे कि आपके बच्चे सीख पाए हैं कि नहीं। अगर नहीं सीख पाए हैं तो क्या करेंगे? उनको पुनः शिक्षण उनको कराएंगे, यानी कि फिर से उनको पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि फर्स्ट में आपको क्या करना है? उद्देश्य का निर्माण करना है। जो आप उद्देश्य पढ़ाएंगे उसका निर्माण करना है। उसके बाद क्या करना है? वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। उसके बाद क्या करना है? अधिगम सहायक सामग्री का यूज करना है। इसके बाद तो आपका पढ़ा लिए, यानी कि आप क्लास में इतना डिलीवर कर लें, यानी कि पहले आप प्लान बनाएं, प्लान बनाने के प्लान में उद्देश्य निर्माण किए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लिए, फिर अधिगम को प्रस्तुत कर दिए। अब जब प्रस्तुत कर दिए तो अब क्या करेंगे? सब काम हो गया तो मूल्यांकन कर लेंगे। और जब मूल्यांकन हो जाएगा तो कुछ बच्चे हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, तो वही कहते हैं उसको फिर से पढ़ाएंगे, यानी कि फिर से पढ़ाएंगे, उसी को कहते हैं हम लोग रिमेडियल टीचिंग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ये 5 स्टेप ऑफ टीचिंग जो है हर्बर्टियन प्लान कहते हैं। ये हर्बर्टियन प्लान आपको स्कूल में बीएड में पढ़ने को मिलेगा, और इसी 5 स्टेप ऑफ हर्बर्टियन प्लान से ही आपको टीचिंग यानी कि लेसन प्लान आपको बनाना होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। 73, विद्यालय प्रबंधक का मुख्य कार्य विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व किस पर होता है? यानी कि जो इस टीचिंग स्कूल में करिकुलम तो है वो किस पर डिपेंड करता है? कौन कौन तैयार करेगा? प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रबंधक या उपयुक्त सभी? इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर उपयुक्त सभी। यानी कि एक टीचर का भी काम होता है, एक प्रधानाचार्य का भी काम होता है, और प्रबंधक जो होता है यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गया या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा, उसका भी कार्य होता है कि स्कूल में क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन अधिगम का परिणाम? 74, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का परिणाम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता, बी अभिवृत्ति, सी संप्रत्यय, डी कौशल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अभिवृत्ति। परिपक्वता, कौशल और संप्रत्यय ये इससे टीचिंग से आ जाएगा, लेकिन ये अभिवृत्ति ये अलग चीज़ होता है। ठीक है। 75, एक विद्यालय के अध्यापक की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? एक विद्यालय के अध्यापक की सबसे प्रमुख विशेषता कौन है? विषय का गुड ज्ञान, यानी कि सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए, छात्र कल्याण की चिंता होना चाहिए, या प्रभावशाली नेतृत्व का गुण होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देखिए पिछले शायद इससे पिछले वाला सेट में था, वहाँ पे गुड नॉलेज या सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे संप्रेषण क्षमता नहीं था। अगर एक मान लीजिए किसी को, मुझे या किसी और को ही अगर अच्छे नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन उस सब्जेक्ट को हम किस तरह से पढ़ाएं, क्लास में डिलीवर करने ही नहीं आ रहा है, संप्रेषण करने नहीं आ रहा है, तो किस तरह से पढ़ाएंगे हम? इसलिए संप्रेषण सबसे मायने रखता है आप एजुकेशन में, इसलिए बीएड कराया जाता है ताकि सबको संप्रेषण की क्षमता यानी कि स्किल डेवलप हो। तो ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। 76, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? ये आप हर इंटरव्यू में आपको सुनने को मिलेगा, जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पूछा जाएगा आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि समाज में अध्यापक को बहुत सम्मान मिलता है, बी क्योंकि आजकल अध्यापक का वेतन बहुत आकर्षक हो गया है, सी क्योंकि शिक्षण में मेरी रुचि है, डी क्योंकि मेरे माता पिता यह चाहते हैं। 76 का क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर सी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है टीचिंग में। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आजकल वेतन बढ़ गया है, माता पिता चाहते हैं, आप नहीं चाहते तो मत जाइए। सम्मान हो गया तो सम्मान में तो है ही है, लेकिन इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप किस तरह से पढ़ाएंगे स्कूल में? तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 77, अपने छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास आप किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक उत्तरदायित्व पर भाषण देकर, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, विद्यालय में पाठ्येतर कार्यक्रमों का आयोजन करके, या विद्यालय में छात्रों को विभिन्न प्रकार के दायित्व को सौंपकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप
क्लास जब भी आप क्लास टीचर बनते हैं या कोई भी टीचर, तो उसमें क्या किया जाता है, एक मॉनिटर बनाया जाता है। लेकिन मॉनिटर बनाने का रूल क्या होता है, अगर आपकी क्लास में एक सबसे उद्दंड छात्र है, वो उसको आप मॉनिटर बनाइए, क्लास मॉनिटर। उस मॉनिटर बनाने के बाद उसको कुछ जिम्मेदारी दीजिए कि तुमको क्लास को मैनेज करना है, डायरी ये सब मेंटेन करना है। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक जिम्मेदारी आ जाएगी, और जिम्मेदारी आने के बाद वो क्या करेगा, सब काम अच्छा से करेगा और धीरे धीरे वो सही रास्ते पर आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, विद्यालय या पाठ्येतर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और सबको कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी में कहेंगे तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो वो क्या करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और उनके अंदर ये टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा कि उत्तरदायित्व का भावना हो जाएगा। ठीक है, भाषण देने से कुछ नहीं होता है, भाषण तो नेता भी देकर चले जाते हैं, सुनने वाले सुनकर कान से निकाल देते हैं। प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उदाहरण देकर, उदाहरण दे दीजिएगा तो वहाँ पे कुछ देर के लिए उनके अंदर इफेक्ट रहेगा, हमेशा के लिए नहीं देगा। विद्यालय में छात्रों को विभिन्न कार्य का उत्तरदायित्व सौंप कर, ये ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी देते हैं, जिसमें से पाठ्यक्रमों का आयोजन, पाठ्येतर कार्यक्रम, ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमेशा आयोजित करेंगे तो उनके अंदर इंटरेस्ट भी रहेगा और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। 78, एक अध्यापक के रूप में उन छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा जिन्हें आप आपस में झगड़ते हुए पाते हैं। यानी कि कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, झगड़े का कारण जानकर उन्हें उससे दूर करने का प्रयास करेंगे, प्रधानाचार्य को दूर करेंगे, को सूचित करेंगे, समस्या को सुलझाने के लिए अन्य अध्यापकों की सहायता लेना चाहेंगे, उन छात्रों पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जहाँ भी कारण जानना हो, जहाँ भी दे दे कारण जानने की कोशिश करना, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। बिना कुछ कहें आंख बंद करके उसको लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कारण जानिएगा तभी उसका निवारण कीजिएगा। प्रधानाचार्य सूचित करना आपका काम नहीं है, क्योंकि आपका काम ये है कि आप स्टूडेंट को हैंडल करें। दूसरों का हेल्प कीजिएगा तो आपसे कहेगा, वो लोग कहेगी इससे इनसे तो हैंडल होता ही नहीं है, ठीक है, और उन पर ध्यान नहीं दें, ऐसा तो है नहीं। आपको इसीलिए वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है कि आप स्टूडेंट के लिए काम करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक अवसरों की समानता की अपेक्षा के विरुद्ध जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक अवसरों की समानता की अपेक्षा के विरुद्ध जा रहा है। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय, पब्लिक स्कूल या नवोदय विद्यालय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल क्या होता है, जो एजुकेशन को होता है उसको कुछ सब तो नहीं, लेकिन कुछ जो होता है उसको रूल को तोड़ देते हैं। जैसे एडमिशन कुछ कम लेना है, एडमिशन ज़्यादा ले लेंगे, और इससे क्या होता है कि आपको 30% जो होता है माइनॉरिटी के लिए और गरीब बच्चों के लिए रखना होता है। तो क्या करते हैं, फुल सीट पर ही एडमिशन कर लेते हैं। माइनॉरिटी और बैकवर्ड के लिए वहाँ पे नहीं रखा जाता है सीट खाली, और ज़्यादा पैसा भी लेते हैं, ऐसा होता है पब्लिक स्कूलों में। इसलिए ये क्या होता है, सरकारी अवसरों को, शैक्षिक अवसरों के विरुद्ध ये जा रहा है इसका, ठीक है, पब्लिक स्कूल। इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, किसी विद्यालय के लिए समय सारणी तैयार करते समय विषयों का पीरियड का आवंटन किस आधार पर होना चाहिए। यानी कि आप एक विद्यालय में टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है, समय सारणी, तो उसमें क्या किया जाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से रखे जाएंगे। पहला ऑप्शन नंबर 1 है, विषयों को कठिनाई स्तर, छात्रों की रुचियाँ, शिक्षकों की सुविधाएं या शिक्षकों की उपलब्धि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विषयों का कठिनाई स्तर तो देखेंगे ही, सही बात है। छात्रों की रुचि देखी जाती है, क्योंकि अगर फुल एनर्जी में है बच्चे तो ज़्यादा सीखेंगे, अगर एनर्जी कम हो गया तो कम सीखेंगे। शिक्षकों की सुविधा, शिक्षक की सुविधा नहीं देखी जाती है टीचिंग में, ठीक है। लेकिन शिक्षकों को उपलब्धि बहुत बड़ा मायने रखता है। यानी कि आपके पास अगर 5-6 स्टूडेंट हो और 5 क्लास मैनेज करवाना हो, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा किस तरह से हम लोग को मैनेज करना है। इसलिए शिक्षक की उपलब्धि सबसे बड़ा मायने रखता है, सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आजकल के एजुकेशन में देखा गया है कि टीचर कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है, और सरकार क्या करती है, उसका रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है टीचर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का।
25 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए, ठीक है। इसके साथ आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका पीडीएफ लिंक, जो इसका पीडीएफ हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक या टेलीग्राम का, टेलीग्राम से आपको जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा। इससे पहले बहुत सारा क्लास किया गया है, आपको उस क्लास को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये सब सेट जो है 25 क्वेश्चन का सेट तब तक चलता रहेगा जब तक से बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है 2021 का। इसके साथ साथ आप बहुत सारे टीचिंग एग्जाम की इस पर तैयारी कराई जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आया तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।